माँ जल्दी करो ना, देर हो रही है। हाँ बस 10 मिनट दे दे बेटा, सब्जी पक रही है और पराठे तो पहले से ही तैयार है। ओहो माँ, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। आप एक काम करो, मेरे लिए 2 अंडों का ऑमलेट बना दो जल्दी से। माँ छोटा ठीक कह रहा है, मैं भी ऑमलेट से खा लूंगा पराठे। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। ये कहकर कमला ने झट से फ्रिज के अंदर से अंडे निकाले और उन्हें फोड़कर ऑमलेट बनाने लगी। फिर कुछ ही मिनटों के बाद उसके हाथ में खाने की 2 प्लेटें थी। ये लो तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म ऑमलेट और पराठे। क्या माँ, जब आपको पता है कि ऑमलेट इतनी जल्दी बन जाता है और इतना बढ़िया भी लगता है खाने में, तो फिर आप क्यों सब्जी वब्जी के चक्कर में पड़ गई? कितना बढ़िया ऑमलेट बना है। मजा आ गया माँ। आप ना रोज बस ऐसी ऑमलेट और पराठे बना दिया करो। हमें देर भी नहीं होगी और खाने में मजा भी आ जाएगा। बात तो सही है तुम्हारी, पर क्या करूं, इतनी मुर्गियां नहीं है ना हमारे पास। 4 ही अंडे बचे थे घर में और अब वो भी खत्म हो गए। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो माँ। आज घर लौटते हुए मैं पूरी 10 मुर्गियां और ले आऊंगा, फिर जितना चाहे उतने अंडों का ऑमलेट बनाना, ठीक है? चल पागल कहीं का। कमला को लगा था कि उसके बेटे उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन शाम को जब सुशील और अनिल घर लौटे तो वाकई वो अपने साथ ढेर सारी मुर्गियां लेकर आए थे। और फिर अरे तू तो सच में इतनी सारी मुर्गियां ले आया, घर में पोल्ट्री फार्म खोलेगा क्या? वैसे आइडिया बुरा नहीं है कमला, ना तो अपने पास जमीन की कमी है और ना ही चारे की। हाँ पापा, आइडिया एकदम बढ़िया है। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। नहीं छोटे, इसे कहते हैं मुर्गियों की मुर्गियां और अंडों के ऑमलेट। सुरेश और कमला के 2 बेटे थे, सुशील और अनिल। सुरेश के पास खेती लायक काफी जमीन थी और उसी खेत में एक तरफ उसने अपना मकान बनाया हुआ था और बाकी जमीन पर कई तरह की सब्जियां उगाई जाती थी। लेकिन सब्जियों से अलग परिवार में सभी को खाने में ऑमलेट सबसे ज्यादा पसंद था। सुशील, अनिल और उनके पिता को ऑमलेट का स्वाद बहुत अच्छा लगता था, तो वहीं कमला, उसे ढेर सारा और देर तक खाना बनाने के झंझट से मुक्ति मिल जाती थी। फिर उसी शाम, माँ दाल में मजा नहीं आ रहा है। चुपचाप खा ले, सेहत के लिए अच्छी होती है दाल। सेहत के लिए अच्छी होती होगी, लेकिन हमारी जीभ के लिए अच्छी नहीं है। माँ 2 अंडों का ऑमलेट बना दो ना प्लीज। माँ अगर बना ही रही हो तो मेरे लिए भी एक है। सुनो कमला। हाँ समझ गई, आपके लिए भी बनाना है ऑमलेट, बना दूंगी। कमला के घर में ऐसा लगभग हर रोज ही होता था। और फिर घर के बड़े बेटे सुशील की शादी करा दी गई और रंजना घर की बहू बनकर आ गई। फिर एक दिन, रंजना, ओ रंजना। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है, तो बता क्या क्या बनाएगी? जी आप ही बता दीजिए माँ जी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि क्या बनाऊं। अरे तुझे जो भी अच्छे से बनाना आता है बना ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नई बहू रंजना की पहली रसोई थी और उसने बड़े मन से सभी के लिए शाही पनीर, मसाला भिंडी, रोटी और चावल बनाए। साथ ही मीठे में हलवा भी तैयार किया था। अरे वाह वाह वाह, बहू ने तो बहुत कुछ बना दिया भाई। हाँ पर क्या हुआ जी, कुछ और खाने का मन है क्या? अगर 2 अंडों का ऑमलेट और मिल जाता ना तो मजा आ जाता कसम से। हाँ भाभी, एक मेरे लिए भी बना देना प्लीज है। बेटी एक काम करो, जब बना ही रही हो तो एक ऑमलेट मेरे और कमला के लिए भी बना देना है? ये सुनकर रंजना हैरान थी। उसने इतना बढ़िया खाना बनाया था पर कोई उस खाने को हाथ ही नहीं लगा रहा था। लेकिन वो घर की नई बहू थी, तो उसने बिना कुछ कहे रसोई में जाकर सबके लिए बड़ी मेहनत और कलाकारी से ऑमलेट तैयार किए, जिन्हें खाने के बाद क्या बात है भाई। मजा ही आ गया आज तो। बहू, आज से हम सबके लिए तुम ही ऑमलेट बनाओगी हैं? ऑमलेट और रोटी खाकर सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए और रंजना बर्तन समेटकर रसोई में रखने लगी। आज वो बहुत खुश थी। उसके बनाए शाही पनीर की ना सही, लेकिन उसके ही बनाए ऑमलेट की तो खूब तारीफ हुई। तभी अचानक उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रंजना ने ध्यान दिया तो वो आवाज घर के बाहर से आ रही। रंजना उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी और अरे ये आवाज तो मुर्गियों के दड़बे से आ रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? रंजना ने मुर्गियों के दड़बे में झांक कर देखा तो वहाँ सारी की सारी मुर्गियां गला फाड़ कर रो रही थी। और ये देखकर रंजना के होश उड़ गए। हे भगवान,
ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मुर्गियाँ तो इंसानों की तरह रो रही हैं। रंजना ने जब ये बात कही तो एक मुर्गी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? मुर्गी को बात करते देख अब तो रंजना की हालत ही खराब हो गई। वो सोच में पड़ गई कि कोई मुर्गी उससे कैसे बात कर सकती है। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, पर तुम बोल कैसे पा रही हो? और तुम सब रो क्यों रही हो? हमारा दुख सुनोगी तो तुम्हारे भी आंसू निकल आएंगे। अच्छा, तो बताओ ऐसा क्या दुख है तुम्हें? तुम्हारे ससुराल वाले हैं हमारे दुख का कारण। तुम्हारे ससुर, सास, पति और देवर भी। पर उन लोगों ने क्या किया है? वो तो तुम्हें इतने प्यार से रखते हैं, मैंने देखा है। हाँ, हमारा ख्याल तो रखते हैं, लेकिन ये राक्षस हमारा एक भी अंडा नहीं छोड़ते। जैसे ही हम मुर्गियां अंडे देती हैं, तुम्हारी सास आ जाती है कटोरा लेकर हमारे अंडे हमसे छीनने के लिए। अरे इस पूरी दुनिया में इतने ऑमलेट नहीं बनते होंगे जितने अकेले तुम्हारे ससुराल वाले एक दिन में खा जाते हैं। इतना कुछ है खाने को इस दुनिया में, लेकिन नहीं, तुम्हारे घर वालों को तो बस ऑमलेट चाहिए। सुबह शाम दिन रात बस ऑमलेट ही ऑमलेट। इंसान नहीं, राक्षस है सबके सब। बस बहुत हो गया। तुम मेरे सामने मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती नहीं कर सकती। सॉरी, राक्षस नहीं हपसी कहेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, अब जाने दो, आगे बोलो क्या बोलना है। अरे तुम समझाओ अपने ससुराल वालों को, कभी कभार एक दो अंडे छोड़ दे तो हम भी कभी अपनी संतानों को देख ले। पर नहीं, तुम्हारी सास ने भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो संसार के सारे अंडे खा जाएगी, लेकिन तुम हमें उसके जैसी नहीं लगती। अब तुम हमारी मदद करो ना। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम ही कर सकती हो। तुम कल से इतना बुरा ऑमलेट बनाओ कि वो लोग खाने से ही मना कर दे। अच्छा, पर ऐसा करूंगी तो मेरी डांट पड़ेगी ना। एक माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती है। जब तुम अंडे दोगी तब तुम्हें मालूम चलेगा। बेवकूफ, वो अंडे क्यों देगी? सॉरी, मेरा मतलब है कि जब तुम माँ बनोगी तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हें तुम्हारी संतान से दूर कर दे। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। रंजना को मुर्गियों पर तरस आ रहा था। फिर अगले दिन से वो कभी ऑमलेट में नमक ज्यादा कर देती तो कभी मिर्च। नतीजा ये हुआ कि अब सुरेश और उसके दोनों बेटों ने उसे ऑमलेट बनाने से मना कर दिया। लेकिन मुर्गियों की दिक्कत अब भी दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अब कमला एक बार फिर से सबके लिए ऑमलेट बनाने लगी थी। फिर एक रात, अब मैं क्या करूं? सासू माँ को ऑमलेट बनाने से कैसे रोकूं? तुम चिंता मत करो, बस जब भी तुम्हारी सास ऑमलेट बनाए तो चुपचाप आकर हमारे दड़बे का दरवाजा खोल देना, बाकी सब हम खुद देख लेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगली सुबह जैसे ही कमला ने ऑमलेट बनाने के लिए अंडे फोड़े और उन्हें फेंटना शुरू किया, रंजना ने चुपके से जाकर दड़बे का दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही कमला आटा लाने के लिए मुड़ी, मुर्गियां चुपके से रसोई में आई और नमक का पूरा डिब्बा फेंटे हुए अंडों में उड़ेल कर वहाँ से भाग गई। फिर थोड़ी देर बाद, ओहो, पूरा मुंह ही सड़ा दिया। आज के बाद मैं कभी ऑमलेट नहीं खाऊंगा। पता नहीं ये क्या हो गया है। कमला से इतना नमक तो नहीं गिर सकता। लगता है मुर्गियों के अंडे में ही कुछ गड़बड़ है। हाँ पापा, मैं भी नहीं खाऊंगा आज के बाद। पूरा जी खराब हो गया। सही कहा, ये ऑमलेट खाकर तो अब कभी हिम्मत ही नहीं होगी मेरी दोबारा अंडा चखने की भी। माँ, कुछ और है क्या? दाल वाल हो तो ले आओ, और प्लीज ये ऑमलेट दोबारा कभी मत बनाना। उन तीनों की बात सुनकर कमला हैरान थी, मगर रंजना बहुत खुश थी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो सारी मुर्गियां खुशी से नाच रही थी। गोकुलपुर में सेठ धनपत अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी काम्या और छोटी बेटी संजना थी। उनकी माँ बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से सेठ ने ही उनका पालन पोषण किया। दोनों बेटियां खूबसूरत और गुणी थी। सच में धनपत, तेरी दोनों बेटियां बड़ी गुणी हैं, साथ में सुंदर भी। हाँ जी, काम्या ने तो अपना MBA पूरा कर लिया है, और संजना है जिसका पढ़ाई में मन कम लेकिन खाना पकाने में ज्यादा लगता है। उसके हाथों की अंडा करी का तो सचमुच कोई जवाब ही नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन बिन माँ की बच्चियां हैं, जवान भी हो गई हैं, तो बुआ होने के नाते तो मैं यही कहूंगी कि दोनों के हाथ पीले कर दे। मेरे पास काम्या के लिए एक रिश्ता है। विराज नाम है लड़के का। मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार है उसका।
लंबा चौड़ा गठीले शरीर वाला इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। अपनी काम्या के साथ कमाल की जोड़ी जचेगी उसकी। और एजुकेटेड फैमिली है तो काम्या को आगे काम करने से भी नहीं रोकेंगे। ठीक है जीजी, आप फोटो मंगवा लो, हम आगे बात बढ़ाते हैं। लड़का दिखने में सुंदर और अमीर घराने से था, इसलिए काम्या को भी वो पसंद आ गया और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। फिर एक रोज, कैसी हो दीदी? जब से ब्याह कर गई हो फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिली। क्या बताऊं संजना, इनके आधे से ज्यादा रिलेटिव्स तो अब्रॉड में रहते हैं, तो जब से शादी हुई है तब से अलग अलग देश घूम रही हूँ। इस हफ्ते लंदन, अगले हफ्ते कनाडा, और तेरे जीजा जी ने लंदन में भी एक नई कंपनी खोली है। वाह दीदी, फिर तो ऐश है आपकी। लेकिन इन सब में हमें मत भूलना, वक्त मिलते ही मुझसे और पापा से मिलने जरूर आना। काम्या अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी और संजना और सेठ धनपत उसकी खुशी में। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे सेठ को काम में काफी लॉस होने लगा, जिससे वो काफी परेशान रहने लगा। पापा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका बीपी और बढ़ जाएगा। काम का क्या है, आज नहीं तो कल चल जाएगा। बेटा, मैं अपने कारोबार को बचा नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे करूँगा सब कुछ? जो भी पैसा रखा था वो सब डूब गया। ऐसे में मैं तुम्हारी शादी कैसे करूँगा? पापा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए और मेरी चिंता तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप दीदी और जीजा जी से बात कीजिए ना, शायद वो आपकी मदद कर दे। नहीं मेरी बच्ची, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। न ही मेरा कारोबार और न ही तेरी बहन काम्या। संजना को अपने पिता का इशारा समझते देर नहीं लगी, क्योंकि कह तो उसके पापा ठीक ही रहे थे। काम्या अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ना तो वो अब अपने मायके आती और ना ही उन दोनों से ज्यादा बात करती। एक रोज धनपत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये देख संजना ने काम्या को फोन किया। दीदी कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन लगता है तेरा दिमाग खराब है, जो 10 बार फोन काटने पर भी तू लगातार फोन किए जा रही है। दीदी, मैंने तो बस ये बताने के लिए फोन किया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें अटैक आया और वो अभी आईसीयू में है। उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए परेशान है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, आप जल्दी से यहाँ जाइए। व्हाट? लेकिन ये कैसे हुआ? एनीवेज, मैं अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में पेरिस में हूँ, तो अभी तो आना पॉसिबल नहीं है। देख, तू पापा का ध्यान रख और जैसे तैसे मैनेज कर लेना। चल, मैं फोन रखती हूँ। लेकिन दीदी, मुझे कुछ पैसे काम्या ने पूरी बात सुने बिना ही फोन रख दिया। संजना ने फिर फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। संजना ने घर गिरवी रखकर अपने पापा का इलाज करवाया। धनपत कुछ दिनों के बाद अस्पताल से घर लौट आए। न जाने मैं कितने दिन और हूँ बेटी। जाने के बाद तू अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अब घर बसा ले। बेटी, मैं मरने से पहले तेरे हाथ पीले होते देखना चाहता हूँ। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, और आप यही चाहते हैं तो ठीक है। आपकी खुशी के लिए मैं तैयार हूँ। बेटी, मेरे दोस्त बलबीर का बेटा है अनिकेत। वो काम्या के पति की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन बड़ा ही अच्छे स्वभाव का है। मैं चाहता हूँ तुम उसे अपना जीवन साथी स्वीकार कर लो। ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अब आप आराम से सो जाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, अब मुझे सचमुच चैन की नींद आएगी। और इसके बाद धनपत बड़े दिनों बाद चैन की नींद सो गया, लेकिन वो ऐसी नींद सोया कि कभी जागा ही नहीं। सोते हुए ही अटैक आने से उनकी मौत हो गई। संजना ने काम्या को फोन पर सब कुछ बताया। ओह, बड़ा दुख हुआ सुनकर। और क्या वो बलबीर अंकल का बेटा? अरे वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पल रहे थे। नहीं नहीं, तुझे उस गरीब से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा का क्या है, वो तो सठिया गए थे, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी भूल गए होंगे। तू कुछ दिन रुक, मैं आती हूँ, फिर कोई अच्छा लड़का देखती हूँ तेरे लिए। नहीं दीदी, पापा ने जो फैसला किया है सही किया होगा। अब ब्याह तो मैं अनिकेत जी से ही करूंगी, और जब पापा थे तब तो तुम आई नहीं, फिर अब क्या करूँगी आकर? अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ऐ जबान संभाल कर बात कर, समझी? तेरे जैसे कई नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं। खबरदार जो आज के बाद मुझे फोन किया। ये कहकर काम्या ने फोन रख दिया। दोनों बहनों में गहरी दरार पड़ गई। संजना ने भी अनिकेत से ब्याह कर लिया। अनिकेत एक कंपनी में काम करता था, जिससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। देखिए, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर चलाना आसान होगा। लेकिन
तुम करोगी क्या? सब कहते हैं मैं अंडा करी बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, तो सोच रही हूँ उसी का काम शुरू कर दूं। अनिकेत ने भी संजना का साथ दिया। संजना ने अंडा करी बनाकर ठेले पर बेचना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसके पास ग्राहक कम आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी आमदनी अच्छी होने लगी और उसने चौल से निकलकर अपना बड़ा घर ले लिया। सचमुच संजना, तुम तो लक्ष्मी बनकर आई हो, जो हमारे घर का स्वर्ग बना दिया। भले वो काम्या जितनी अमीर नहीं थी, लेकिन अपने भरे पूरे परिवार